तुम्ही जे सांगितलं आहे त्यामध्ये नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू आणि यानंतर तुमच्यासमोर येणार आहेत पंडित नागेशजी शर्मा सर आपल्याला मार्गदर्शन करतील. जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करायचं आहे. धन्यवाद. ओम 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 ओम. ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. मंचस्थ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नाना साहेब विस्पुते जी, डॉक्टर उमेश शिंदे जी हमारे बीच में उपस्थित मंच को शोभायमान कर रही हैं हमारी आदरणीय दीदी. मैं आपका नाम एडवोकेट सारंगी गुजराती जी और मेटा स्कूलिंग प्राइवेट लिमिटेड पुणे के डायरेक्टर श्री चंचल मालवीय जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय विनायक जी और उनकी सहधर्मिणी, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति और भद्र पुरुषों. शिक्षा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं क्योंकि हम सभी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. अभी आदरणीय उमेश जी ने बहुत सुंदर विवेचन और उसके साथ साथ मार्गदर्शन हमारी जो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो रहे हैं उसको लेकर के किया. मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा आप लोगों से, भाषण देने का आज मूड नहीं है क्योंकि आप सबसे पहली मुलाकात है तो भाषण दूंगा तो आप लोग फिर थोड़ा सा दूर रहेंगे, तो बातचीत करके हम लोग थोड़ा नज़दीक आते हैं. और उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि रमेश जी का बैग रखा हुआ है वहाँ पर, वो आप लोग बाहर रख दीजिए प्लीज़, कोई भी एक सज्जन उठ करके. कौन सा? किसी को पता है कौन सा बैग है रमेश जी का? रमेश जी कौन है? तो अभी सर कह रहे थे मैकॉले का सिस्टम हमें बाहर निकालना है, तो मैं अपनी बात को यहीं से शुरू करूंगा कि आप में से कोई बताने का कष्ट करेंगे कि मैकॉले का सिस्टम है क्या जिसे हमें बाहर निकालना है? एनीबडी? हाँ जी सर. माइक. आम्ही ज्या शिक्षण पद्धतीत आज काम करतोय तर त्याचा थोडासा पूर्व इतिहास असा आहे तो मला माहिती आहे. लॉर्ड मेकाले हे जे शिक्षण तज्ञ होते यांनी ही भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी मांडलेली शिक्षण पद्धती होती जी दुर्दैवाने आजही चाललेली आहे. त्याच्यातून आपल्याला जो भारतीय व्यक्ती घडवायचा आहे, थोडक्यात ज्याच्याकडे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग पाहिजे. हिंदी कळतंय सर? मला मराठीतून सांगायला योग्य नाही. मी मराठी समझू शकतोय पण चंचल जी नहीं समझ सकते, समझ सकते हैं. वी आर नॉट दैट धाराप्रभा इन मराठी बट अंडरस्टँड. येस. कारण थोडक्यात मी उदाहरण असं सांगेन की
5 मार्कला 5 गुणांना भाकरी बनवण्याची पद्धत ही विद्यार्थी लिहून टाकतो. अगदी पीठ ग्रॅम मध्ये लिहितो, पाणी ml मध्ये लिहितो. पण ते जेव्हा गुण त्याला मिळतात कागदावर 5 पैकी 5 गुण मिळालेले असतात, पण जेव्हा घरातील व्यक्ती गावाला जातात तेव्हा त्याला ते मुठभर पीठ घेऊन भाकरी बनवता येते. म्हणजे त्याला गुण मिळाले, मार्क्स मिळाले, पण त्याला स्किल नाही मिळालं. कदाचित ही मेकॉलेची सिस्टीम आजही चालू आहे. तर ती काय आहे याच्यावर आपल्याला बोलायचं. तर ती काय आहे तर तिच्यामध्ये फक्त तुम्ही वाचा, उत्तर लिहा, गुण मिळवा, पास व्हा आणि पुढच्या वर्गात जा. म्हणजे थोडक्यात तुम्ही क्लरिकल चालू ठेवा. तुम्ही फक्त लिपिक तयार व्हा आणि तुमच्याकडे स्किल नसलं तरी चालेल. म्हणून ही जी मेकॉलेजी सिस्टीम आहे ती भरपूर काही बोलण्यासारखं आहे. कारण गेल्या 18 वर्षांपासून मी शिक्षण व्यवस्थेत काम करतो आहे. SCRT, NCRT त्या ठिकाणी होणारे वेगवेगळ्या प्रतिनिधी असतील, त्याच्यामध्ये LEP असेल, FLN असेल, याच्यामध्ये आम्ही काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे मेकॉले जो आहे हा इंग्रजी शिक्षण तज्ञ होता आणि त्यांनी मांडलेली जी पद्धती आहे तीच आज चालत आलेली आहे. ती आज आपल्याला बाजूला करून वेगळी शिक्षण पद्धती करणं गरजेचं आहे. आणि आज करायची गरज नाही. माझ्या माहितीप्रमाणे जे नाव आहे को-ऑर्गनायझर रवींद्रनाथ टागोर हे आपल्या भारताचे उत्तम शिक्षण तज्ञ होते, ज्यांनी त्यावेळेस चालू केलेली जी शिक्षण पद्धती होती ती आज आपण वापरत नाहीये, परंतु ती उत्तम शिक्षण पद्धती होती. त्यांनी आणि गांधीजींनी सांगितलं होतं की विद्यार्थ्यांना निसर्गाच्या सानिध्यात घेऊन द्या, म्हणजेच प्रॅक्टिकल बेस्ड लर्निंग झालं पाहिजे, हे त्यांचं म्हणणं होतं. दुर्दैवाने ते आज आपल्याकडे नाहीये. बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद. और किसी को? बहुत बहुत सुंदर. तो ये मैकॉले की शिक्षा पद्धति के कुछ लक्षण भाई साहब, क्या नाम आपका? दिलीप जी ने बतलाए हैं. बहुत बढ़िया. आप लोगों को क्या लगता है अभी जो हमारी शिक्षा पद्धति चल रही है वो मैकॉले के हिसाब से चल रही है या उस हिसाब से भी नहीं चल रही है? अच्छा, मान लीजिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, स्किल बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर अक्षर ज्ञान के साथ में हमको व्यवहारिक ज्ञान नहीं आया तो वो अक्षर ज्ञान हमारे काम आने वाला नहीं है. क्योंकि आपने अगर गाड़ी के बारे में सब कुछ जान लिया लेकिन चलाना नहीं सीखे तो गाड़ी आपके काम आने वाली नहीं है. गाड़ी आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप गाड़ी चलाना सीखेंगे. तो स्किल बेस्ड लर्निंग जो है बहुत ज़रूरी है. केवल शाब्दिक ज्ञान से काम नहीं चलेगा. तो ये एक बहुत बड़ा दोष है जो मैकॉले शिक्षा पद्धति के अप्लाई हो जाने के कारण से हमारे आज देश में शिक्षा को बिगाड़ रहा है और बहुत लंबे समय से बिगाड़ रहा है. लेकिन मैकॉले ने एक बहुत बड़ा जो काम किया था वो ये किया था कि उसने इस सिस्टम को अप्लाई करने के लिए यहाँ का जो सिस्टम था उसको पहले क्या कर दिया? इनवैलिड घोषित कर दिया. अब आपके घर में आकर के आपको कोई कहे कि आपके घर में आप ये जो रिचुअल फॉलो करते हैं, ये जो परंपरा आपके घर की है, ये जो आपकी संस्कृति का हिस्सा है, आप जो फॉलो करते हैं, आपको आकर के कोई बाहर से कह दे कि ये तो बेकार है और आप उसकी बात को मान लें, इसमें ज़्यादा गलती किसकी है? अपनी है. तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मैकॉले शिक्षा पद्धति का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ हमारे देश में, दुर्भाग्य से वो जितनी तेज़ी से और जितनी दृढ़ता से आज़ादी के बाद हुआ उतना आज़ादी से पहले कभी नहीं हुआ. उससे पहले तो एक तरह से ये फेलियर था, ये सिस्टम सफल नहीं हो पा रहा था. लेकिन इस सिस्टम को सफल किया हमारे ही लोगों ने जब हम स्वतंत्र हो गए. तो हमारे देश की शिक्षा पद्धति क्या थी? आदरणीय उमेश जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति जो थी वो हमारे देश की शिक्षा पद्धति थी और उस शिक्षा पद्धति का जो आधार था वो शास्त्र था.
क्योंकि शास्त्र हमारे जीवन का व्यवहारिक ज्ञान हमको देता है, न केवल जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देता है बल्कि जीवन की दिशा को भी निर्धारित करता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है? डायरेक्शन सेट करना। शिक्षा भोग करी यशः सुख करी, शिक्षा गुरुणाम गुरु। शिक्षा क्या करने वाली होनी चाहिए? भोग, यश और सुख, इन तीनों के साधनों को प्रदान करने और प्राप्त कराने वाली होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से वो शिक्षा हमारे लिए उपयोगी है। जिस शिक्षा में हमारे जीवन को सुख की ओर ले जाने का, जिस शिक्षा में हमारे जीवन को यशस्वी बनाने का, हमारे जीवन मार्ग को प्रशस्त करने का सामर्थ्य नहीं है, वो वास्तव में शिक्षा ठीक शिक्षा नहीं है। और आज जो शिक्षा चल रही है उसके 4 बहुत बड़े इश्यूज हैं जिनको लेकर के मेटा स्कूलिंग और आर्श एजुकेशन काम कर रहा है। हमने जो काम किया है उन 4 पॉइंट्स को, मैं बात को बहुत लंबा ना खींचते हुए, मैं इस बात को बहुत कट शॉर्ट करते हुए लेके आऊँगा क्योंकि और भी वक्ता आपके सामने आएंगे। पहली जो सबसे बड़ी कमी है, आप लोग सभी शिक्षा जगत से हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच की कमी है। आपके पास में बहुत सारे प्रकाशकों की पुस्तकें होंगी आप जो पढ़ाते हैं, उन पुस्तकों में कभी आपने कोई ऐसा क्रम देखा है कि जिससे आपको ये पता चल सके कि आप ये जो पुस्तक पढ़ा रहे हैं, इस पुस्तक के इन चैप्टर्स का जो 15-20 चैप्टर्स इसके अंदर हैं, इनको पढ़ाने के बाद बच्चे को क्या सिखाने का उद्देश्य इस पुस्तक का है? ऐसा कोई विषय का पुस्तक आपके हाथ में आता हो, ध्यान में आता हो पढ़ाते समय, जिसमें ये क्लियरली डिफाइन हो कि आप जब इस पुस्तक को पढ़ाएंगे तो पढ़ने वाले बच्चे को इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा? हिंदी की पुस्तक, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं उसके अंदर, बहुत सुंदर सुंदर कविताएं होती हैं, बड़े बड़े कवियों की कविताएं होती हैं, लेकिन उनका गोल क्या है? वो बच्चे को क्या सिखाने के लिए? तो सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि हमारा जो शिक्षण है इस समय, जो हमारी पुस्तकों का क्रम है, वो पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड है। आप में से यहाँ कोई साइंस के टीचर बैठे हैं? अरे आप भी साइंस के टीचर हैं? सर, साइंस की डेफिनेशन क्या है? हम लोग सबसे पहले साइंस पढ़ते समय साइंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज साइंस? साइंस मतलब जो हम आजू बाजू देख रहे हैं, आर आई पी है, ह्यूमन बॉडी है, ये सब कुछ मिलाकर साइंस बनता है। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे? सायन्सचे 4 पाया आहेत. निरीक्षण, आपल्या आजूबाजूला जे घडतंय त्याचं निरीक्षण करणे, त्याच्या नोंदी ठेवणे, त्याचा कार्यकारण भाव समजून घेणे, त्याचा त्याच्याशी काय संबंध, सकाळी सूर्योदय झाला तर काय बदल झाला, दुपार झाली तर सकाळपेक्षा आता काय बदल झाला, कार्यकारण भाव, एकमेकाशी संबंध. आणि तिसरा आहे या सर्वांमधून निष्कर्ष, कन्क्लुजन, निष्कर्ष काढणे आणि त्याच्या निष्कर्षानंतर त्याच्या निरीक्षण नोंदी ठेवल्यानंतर शेवटचा टप्पा येतो. त्या सर्व गोष्टींमधून काढलेलं सार, तुम्ही काय शिकला त्या गोष्टी, त्याच्यातून जर उत्तर येस असेल तर स्टॉप, उत्तर येस नसेल तर परत परत संशय, परत परत तुम्ही ते निरीक्षण केलं पाहिजे, परत त्याच्याकडे जायला पाहिजे. म्हणजे ती पूर्ण गोष्ट शिकून घेईपर्यंत त्याचा कार्यकारण भाव, निरीक्षण 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 ह्या गोष्टी म्हणजे विज्ञान, आणि ते आपल्या जगण्याशी, दररोजच्या जीवनाशी जोडता आलं पाहिजे. ते पुस्तकात मर्यादित ठेवून उपयोगाचं आहे. ठीक है, तो बहुत अच्छे बताया आपने। तो साइंस की एक सिंपल डेफिनेशन है जो हम पहली कक्षा की किताब जब पढ़ते थे साइंस की, 3री क्लास में हमारे समय में लगती थी साइंस तो साइंस की डेफिनेशन लिखी हुई थी पहले पृष्ठ पे, सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कैसा? क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित, सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब मुझे ये बताइए, शिक्षा आप में से कितने लोग मानते हैं कि साइंस है? शिक्षा एक विज्ञान है या नहीं है? शिक्षण एक विज्ञान है, तो इसे कैसा होना चाहिए? साइंस की डेफिनेशन क्या है?
साइंस की शर्त क्या है? इसे सिस्टमेटिक होना चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, आपकी जो पुस्तक है वो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड है क्या? नहीं है। इसलिए वो शिक्षा देने वाली पुस्तक नहीं हो सकती। वो केवल एक चीज दे सकती है, इंफॉर्मेशन जो दिमाग के अंदर भरती रहेगी। अच्छा, आप मुझे एक बात लाइए, यहां पर आप जब इस रूम में आए, इस हॉल में आते ही आपको सारी कुर्सियां एक क्रम में लगी हुई मिली। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप इस हॉल में आते, यही सुंदर कुर्सियां आपको उल्टी सीधी पड़ी दिखाई देती, आप क्या बोलते? पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आता? इस हॉल को देख के, वहां क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ है? क्या बोलते आप? अरे बोल दीजिए, कोई बात थोड़ी, पेनल्टी थोड़ी लगेगी। क्या कबाड़ा पड़ा हुआ है वहां हॉल में, अभी तो कुछ हो नहीं रहा। यही शब्द आता ना दिमाग में, कबाड़ा पड़ा हुआ है। जो कुछ भी अनऑर्गेनाइज्ड यहां पर है वो सब क्या है? दैट इज वाई वी से दैट यू आर ऑल फीलिंग गार्बेज इन द माइंड ऑफ चिल्ड्रन। गार्बेज बिकॉज इट इज अनऑर्गेनाइज्ड। आप कुछ भी डालते जाएं जिसका कोई उद्देश्य न हो तो वो क्या है? वो कबाड़ा है। और कबाड़ा यहां पर बोझ तो बढ़ा सकता है, ज्ञान बढ़ा नहीं सकता। इसलिए पहली जो कमी आज की शिक्षा की हमने दूर की है वो है ये कि ऑर्गेनाइज्ड उसको किया है, अनऑर्गेनाइज्ड से और सिस्टमेटिक किया है जो उसकी अव्यवस्था थी उससे लेकर के। दूसरी एक बहुत बड़ी कमी है आज की शिक्षा में कि बहुत सारी चीजें जिनका हमारे जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है, इररिलेवेंट है बिल्कुल, लेकिन हम उनको जबरदस्ती बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं। मैं साइंस का विद्यार्थी हूं सर। 6ठी कक्षा में मुझे डार्विनिज्म पढ़ाया गया और एमएससी में मुझे बताया गया कि ये थ्योरी फेल हो चुकी है। आप बोलिए यार। अच्छा चलो, मैं एक बात समझ सकता हूं कि जब तक वो थ्योरी फेल नहीं हुई थी तब तक पढ़ाया जाता कि डार्विनिज्म, ठीक है, समझ में आता था। जब वो थ्योरी फेल हो चुकी थी फिर क्यों पढ़ा रहे हो? तो 6ठी क्लास में आज भी पढ़ाओगे डार्विन और उसके बाद में एमएससी में जब पहुंचेगा तो उसको बताओगे ये थ्योरी फेल है, ये काम की नहीं है। व्हाट इज दिस? जो इररिलेवेंट है, जिसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। छोटे बच्चे को, यहां कोई इंग्लिश का टीचर है? आप हैं मैडम? कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं आप? सर ऐसे तो मैं अभी प्री प्राइमरी स्कूल के सबसे छोटी क्लास कौन सी पढ़ाते हैं? मैं कट शॉर्ट करता हूं। पढ़ाती नहीं हूँ, हाँ, मैनेजमेंट में हूँ, बट पढ़ाया मैंने नर्सरी से। पहले कभी पढ़ाया है? 7th स्टैंडर्ड। ओके। नर्सरी में आपने बच्चों को कुछ पोएम सिखाई होंगे, राइम्स। कोई एक दो पोएम राइम सुना दीजिए मुझे। कौन? सबसे कॉमन है वो है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके। और जॉनी जॉनी यस पापा। और सबसे कॉमन राइम। लंदन ब्रिज नहीं गिरा आपके यहाँ? लंदन ब्रिज हम कम गिरवाते हैं। प्रॉब्लम ये है, जैक एंड जिल तो गिरे होंगे। जैक एंड जिल तो गिर गए क्योंकि वो पेल ऑफ वाटर वाली। हम्टी डम्टी भी गिरा होगा। हाँ, तो वो थोड़ा सा कैसे है, रिंगा रिंगा रोजेस। हम्टी डम्टी कनेक्ट हो जाता है इंडियन कल्चर के साथ, बट लंदन ब्रिज आता नहीं है, इतने दूर नहीं जाते बच्चे, तो हम लोग जैक एंड जिल। सो हाउ डज हम्टी डम्टी कनेक्ट्स टू इंडियन कल्चर? सर समवेयर egg is something that children have seen. Okay, but if we go. Does any egg has a place in the culture? No, it doesn't have a place in the culture, but they know what is an egg. It's a food item. So we teach it when we teach them food items. Is it really a food item? It is not. See, I'm a pure vegetarian. Anyway, I'm no Gujarati, problem. But then this is what comes in the. Anyway, I'm no Gujarati, problem. But then this is what comes in the books. You know, pictures are given. Yeah, that so these that's are what I'm saying. Veg food and non-veg food. वेरी गुड मैम। आपने मतलब मैं आपसे जो क्वेश्चन किया है वो इसलिए किया है क्योंकि आप मेरी बात को बहुत क्लियर कर दिए, है ना। मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप लोगों ने सुन लिया। इन चीज़ों से हमारे बच्चों का क्या संबंध है? पूरी ज़िंदगी में कभी संबंध पड़ने वाला है? कोई रिलेवेंस हमारे लाइफ से कुछ भी नहीं, लेकिन हम फिर भी दनादन इनको पढ़ाए जा रहे हैं। और कौन सी एज में पढ़ा रहे हैं? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। द एज वेयर द ब्रेन इज ग्रोइंग, where the mind is taking its emotions, in that age हम लोग उन बच्चों के दिमाग में वो सब कचरा भर देते हैं जो कुछ भी हमारे पास में इधर उधर से बच के। दिस इज द प्रॉब्लम। इसको हमने सॉल्व किया है हमारी पुस्तकों में। तीसरी चीज है मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब ही नहीं है।
जिसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, छोटे बच्चे को आप जो बोलते हो वो सच बोलते हो या झूठ बोलते हो? उसे क्या सिखाते हैं हम? सच बोलना सिखाते हैं, बच्चे सच बोलना है, बराबर है। जॉनी जॉनी यस पापा में क्या सिखाते हैं? शुगर नो पापा, है ना, हंस हंस के झूठ बोल दो, कोई बात नहीं है। अच्छा झूठ पकड़ा जाए तो हंस दो, राइट। अच्छा दूसरी बात, एक छोटा बच्चा है, उसको उसका टीचर कह रहा है कि लंदन ब्रिज गिर गया। छोटा सा बच्चा का 3 साल का बच्चा है, उसको क्या बोला हमने? 3 साल के बच्चे को हमने बोला ही इज नॉट गोइंग टू वेरीफाई देयर, वट एवर यू आर टीचिंग हिम और हर, इट इज प्रमाण फॉर हिम और हर, राइट। अब छोटे बच्चे ने 3 साल की उम्र में पढ़ लिया लंदन ब्रिज तो गिर पड़ा, अब बड़े होके देख रहा है तो वापस मौजूद है वहां पे, क्या होगा? ये मीनिंगलेस टीचिंग, इसका क्या मतलब है? एक बच्चा जो 3 साल का है घर में, जिसने सेब अमरूद आम सब खाया हुआ है, उसको आप मिट्टी का प्लास्टिक का सेब दिखा के कहते हो ये सेब है। अब वो बच्चा क्या समझे? वो घर में जो 3 साल से खा रहा है वो सेब है, जो माँ उसकी खिला रही है ये प्लास्टिक का खिलौना हाथ में आया ये सेब है। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। हम जबरदस्ती बच्चे के दिमाग के अंदर कंफ्यूजन पैदा करें। एक और चीज है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है फोनिक्स। बड़ा क्रेज है फोनिक्स। जिस स्कूल में है उस स्कूल का तो स्टैंडर्ड जो बाकी स्कूल से 2 मंजिल ऊपर है। बट व्हाट इज फोनिक्स? हमने कभी विचार किया इस बात पर? फोनिक्स स्पेलिंग क्या है फोनिक्स की? आप में से कोई फोनिक्स पढ़ाते हैं? आप पढ़ाते हैं ना? हाँ, फोनिक्स की स्पेलिंग क्या है? PHONICS। और आप जब पढ़ाते हैं वर्णमाला तो PH से क्या बनाते हैं आप? PH से क्या बनता है? क्या है phonics? Basically there are 2 branches, symphonics and phonics. So when we go for phonics, it's basically the sounds. मतलब जब हम साउंड्स की बातें करते हैं, स्वर और व्यंजन जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो स्वर जो है, अब हिंदी बहुत सरल भाषा है सर, जो बोलते हैं वो लिखते हैं, बट इंग्लिश में वैसा होता नहीं है, जो हम बोलते हैं वो कभी नहीं लिखते। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को सिखाते वक्त भी और समझाते वक्त भी। अब जैसे कहीं पे कोई वर्ड साइलेंट आ जाता है, जैसे प्रोनाउंसिएशन, अगर हम पहले बोलते थे प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली बोला जाता था, अब बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो वो नन हो गया है, अभी नाउन का नन हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया सर अभी समझाना भी। और फोनिक्स की वजह से वो एक अलग क्रेज जो आप बता रहे हो वो अलग ही क्रेज आ गया है। और बेसिकली बात ये हो जाती है, जिन माता पिता ने ये सीखा नहीं है वो और ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं मेरा बच्चा सीखे, तो पर उनको पता नहीं है कि सही सीख रहा है गलत सीख रहा है, बट बस सिखाना है, राइट? तो यही चीज़। सो दिस इज मीनिंगलेस, राइट? वर्थलेस, इररिलेवेंट, आइडियली इसका कभी उपयोग होने वाला नहीं है, होने वाला है। इसका कभी भी उपयोग होने वाला नहीं है। रीजन कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हम PH का जो साउंड सिखाते हैं दैट इज फ, और F का जो साउंड है दैट इज फ। बट हम जब फोनिक्स बोलते हैं, फोनिक्स, तो हम क्या लिखते हैं? PH। हम फोन बोलते हैं तो हम क्या लिखते हैं? PH। हम फिनोमेना बोलते हैं, क्या लिखते हैं? PH। सो दिस इज ऑल मीनिंगलेस। हम केवल बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं, हम उसको कुछ नहीं सिखा पा रहे हैं। So all these meaningless things have been eliminated from our curriculum. That is the third point. And fourth is all negative things. Lots of negative things you must have seen. आप पुस्तकों को उठा के देखेंगे, मैं अपने बच्चों की पुस्तकें देखता हूँ, इतना कुछ नेगेटिव है जिसका हमारे जीवन पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है और उल्टा प्रभाव पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सब लोगों ने न्यूट्रिशन तो पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा। सर न्यूट्रिशन में क्या पढ़ाते हैं? बेसिकली डाइट। सो डाइट के हमारे मेजरली न्यूट्रिएंट्स, दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जो न्यूट्रिएंट्स हम बताते हैं वो कैसे बताते हैं? प्रोटीन फ्रॉम, प्रोटीन इज बेसिकली फ्रॉम पल्सेस, मीट, फिशेस, एग, राइट? अच्छा, एक बच्चा, जैसे मैडम ने कहा हम वेजिटेरियन फैमिली से आते हैं, व्हाट इज द सोल्यूशन? हाउ विल ही और शी, दैट चाइल्ड विल बी एबल टू डिसाइड व्हाट शुड आई ईट? सर आई वुड एलैबोरेट दिस। जैसे मेरा बच्चा जो है वो अभी 5th स्टैंडर्ड में है, और अभी हाल ही की बात है, मैंने उसको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन सब कुछ सिखाया।
तो उसका कहना ये था, मम्मा हमको तो प्रोटीन मिलता ही नहीं है, हम कहाँ मीट खा रहे हैं, एग्जैक्टली हम कहाँ एग्स खा रहे हैं, हमारा तो इन सब चीज़ों का कंजम्पशन ही नहीं है, तो मुझे प्रोटीन सिर्फ दाल से मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जब आता है, क्योंकि वो पिक्चर्स ही उनको दिखाया जाता है कि आपको मीट में ही मिलेगा, आपको एग में ही मिलेगा, बट उसके अलावा जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, वो उनको नहीं प्रॉपर लगती, क्योंकि वो बुक में दिखाई ही नहीं गई। एंड कहीं ना कहीं जो स्कूल के टीचर्स जो सिखाते हैं वो ज़्यादा क्लियर होता है बच्चों के दिमाग में, रैदर देन के जो मम्मी पापा घर पे बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो ये बातें बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, राइट। सो इन आवर बुक्स वी टीच देम द न्यूट्रिशन, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम उनको बताते हैं, बट देर आर 2 मोर थिंग्स विच वी हैव एडेड। नंबर 1 इज, पूरी दुनिया में सारे मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि जितना भी एनिमल फूड है दैट इज ऑल एसिडिक, राइट, एंड वॉट एवर इज एसिडिक वो हमारे बॉडी के लिए पॉइजनस है। हमारी बॉडी में कैंसर पैदा करने का जो मेजर रीज़न है वो क्या है? एसिडिक फूड, एसिडिक वाटर। आज जो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि ये आरओ जो है, आरओ का वाटर एसिडिक है, उसका पीएच वैल्यू जो है वो कितना है? 7 से नीचे है। उसके कारण वो कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है, और उसके एसिडिक होने के कारण ये कैंसर का कारण हो रहा है। इसी प्रकार से जितना भी एनिमल फूड है, चाहे वो फिश हो, एग हो, मांस हो, मीट हो, कुछ भी हो, दैट ऑल इज हैविंग एसिडिक वैल्यू। और जितना भी वेजिटेरियन फूड है वो अल्कलाइन है। उसमें से कुछ एसिडिक चीजें भी हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है बॉडी पर, दैट इज नॉट नेगेटिव। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दैट एसिडिक पार्ट इज विटामिन सी, विच इज एंटीऑक्सीडेंट, और उसका भी हमारी बॉडी पे पॉजिटिव ही होता है इम्पैक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। अब ये बात न्यूट्रिशन के साथ में पढ़ाई जानी चाहिए या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? इसके अलावा भोजन के 3 गुण होते हैं, नाम सुने होंगे आप सबने, कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण वाला भोजन करने वाले की प्रवृत्ति, रजोगुण वाला भोजन करने वाले की प्रवृत्ति और तमोगुण वाला भोजन करने वाले की प्रवृत्ति शरीर की बदल जाती है। ठीक है, उसकी बॉडी का कॉम्पोजिशन क्या है? भोजन से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स, वो उसकी बॉडी का कॉम्पोजिशन है। उसके बॉडी के सेल्स में, उसके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे चेंजेस होते जाएंगे जैसा जैसा फूड वो अपनी बॉडी में इंटेक करेगा। ये बात बच्चे को कौन बताएगा? ये भी हमें न्यूट्रिशन के साथ में बतानी चाहिए, लेकिन ये आज किसी भी किताब में बताया जाता नहीं। उसका परिणाम है मैडम जो बात कह रहे हैं कि जो फूड है उसको लेकर के बच्चे पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। सो दिस इज निगेटिव। तो हमने हमारी पुस्तकों में से इस प्रकार के एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। इस तरह के अनेक बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम दे सकते हैं आपको। जितनी भी चीज़ें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें से जो भी नेगेटिव एलिमेंट हैं उनको हमने अपनी पुस्तकों से दूर किया है। जहां पर क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है उन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है और बच्चों को एक रास्ता दिया है कि वो अपनी परंपरा, अपने शास्त्र, अपनी संस्कृति और अपने घर में होने वाले व्यवहारों के साथ में उसको जोड़ करके देख सकें और ये समझ सकें कि हमारे घर में हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, हमारा माता पिता जिन रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जिन प्रकार के व्यवहारों को वो करते हैं, जब कहा जाता है सुबह जल्दी उठो, आज बच्चे कहते हैं स्कूल तो 12 बजे का है, सुबह उठ के मैं क्या करूं? बिकॉज फॉर गेटिंग अप अर्ली इज अ मैटर ऑफ गोइंग टू स्कूल फॉर देम, राइट? लेकिन क्या हमारी पुस्तकों को, हमारे अध्यापकों को ये नहीं बताना चाहिए कि गेटिंग अप अर्ली इज फॉर व्हाट? ये हमारे पूरे हेल्थ साइकिल को रेगुलर करता है, करेक्ट करता है, इंप्रोवाइज करता है और इससे हमारा पूरा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। अगर ये बात उनके दिमाग में नहीं जा रही है तो फिर तो इस दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आज शिक्षा में बहुत सारी जो चीज़ें जिनको लेकर के शिक्षा एक अलग डायरेक्शन में जा रही थी, और जैसे आपने कहा कि केवल क्लर्क्स, और वो क्लर्क्स भी हेल्दी क्लर्क्स नहीं, दे ऑल आर हैविंग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। क्लर्क भी सामान्य क्लर्क नहीं, मैकॉले ने शायद इतना नहीं सोचा होगा
मैकॉले ने तो केवल क्लर्क बनाने तक की बात रखी थी। इधर तो जो योजना है वो इस बात की है कि जो क्लर्क भी हो वो कैसा हो, उधर बैठ के खांस रहा हो, उसको टीबी हो, दमा हो, तमाम प्रकार की उसको बीमारियां हो, ऐसा हमने प्रयोजन तैयार किया है बच्चों के लिए। उनके स्वास्थ्य, उनके जीवन के व्यवहार, उनके जीवन में अनुशासन, उनके जीवन में एक दूसरे का सम्मान। आप में से कितने लोग हैं जो अपने विद्यालय में बच्चों से गुड मॉर्निंग कहलवाते हैं? कहलवाते हैं? आप भी कहलवाते हैं? क्यों कहलवाते हैं? इसकी वजह से एक दूसरे के संबंध अच्छा बनते हैं और पॉजिटिविटी। गुड मॉर्निंग कहने से हाउ? समजा एखाद्या विद्यार्थ्याचं पहिल्या दिवशी भांडण झालेलं आहे और दुसऱ्या दिवशी ते जेव्हा एकमेकाला गुड मॉर्निंग म्हणतात तर ते कालचं विसरलेलं असतं। ही पॉझिटिव्हिटी त्याच्यामध्ये गुड मॉर्निंग से और कोई रीजन गुड मॉर्निंग का? अच्छा, अगर वो नमस्ते कर लेंगे आपस में तो संबंध अच्छे नहीं होंगे? मतलब वो तो मतलब उनके हिसाब से बोलते हैं, कोई जय श्री राम जी बोलते हैं, कोई गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग का प्रयोजन क्या है? मतलब झगड़ा मिटाना तो एक हो गया, दिस इज लर्निंग फॉर मी, ग्रीट करना। सो हाउ इज इट ग्रीटिंग अबाउट गुड मॉर्निंग? हम अध्यापक को कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो हम अध्यापक को कैसे ग्रीट कर रहे हैं? इससे ग्रीटिंग का मतलब क्या? अभिवादन। शब्द का मैं उसका शाब्दिक अर्थ अगर समझ रहा हूं, ठीक समझ रहा हूं, इफ यू कैन करेक्ट मी। एक दूसरे को आदर देना। अभिवादन का मतलब होता है एक दूसरे को आदर देना, एक दूसरे के प्रति सम्मान व्यक्त करना। तो गुड मॉर्निंग से यह सम्मान कैसे व्यक्त होता है? अच्छा, गुड मॉर्निंग कहते समय क्या किसी का सिर झुकता है? कैसे सम्मान हुआ? नमस्ते करने का एक तरीका है, हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके अभिवादन किया जाता है, प्रणाम भी किया जाता है पैर छू करके। उसमें एक सम्मान होता है, एक आदर होता है, और जैसे ही वो चरण स्पर्श होते हैं वैसे ही वहां पर एक आशीर्वाद भी होता है। हमारे यहाँ कहा करते थे अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसके लिए बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं कि उनकी आयु बढ़े, विद्या बढ़े, यश बढ़े, बल बढ़े, वो तो आशीर्वाद से बढ़ता है। अब वो तो हो नहीं रहा, वो तो गुड मॉर्निंग कह दिया उसने मुंह उठा करके, और टीचर ने भी कह दिया गुड मॉर्निंग। अब तो गुड भी नहीं रह गया, अब तो मॉर्निंग से ही काम चल जाता। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग चाइल्ड। दिवसाची सुरुवात आहे ना ती होते ना, म्हणून आपण एक सकाळच्या वेळेला गुड मॉर्निंग बोललो किंवा काय त्या हिशोबाने दिवसभराचे। अच्छा, मुझे ये बताइए गुड मॉर्निंग का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? गुड मॉर्निंग है क्या, कहाँ से आया है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गुड मॉर्निंग? सर ऑनेस्टली बोले तो मूवीज से। मूवीज से? ओके, मूवीज में कहाँ से आया? वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर। वेस्ट में क्यों शुरू हुआ गुड मॉर्निंग का कल्चर? अब सुनिए, यूरोपियन देशों में और नॉर्थ अमेरिका की तरफ, या जो नॉर्थ वाले देश हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जितने देश आते हैं उन देशों में बहुत बर्फ पड़ती है, ठंड रहती है, एंड देयर आर वेरी फ्यू डेज जहां पर अच्छी धूप निकलती है। तो जब धूप निकलती है उस समय लोग घरों से बाहर आते हैं एंड दे ग्रीट ईच अदर सेइंग गुड मॉर्निंग, हेलो, और वॉट एवर दे डू लाइक। इसी तरह से इन्हीं दिनों में जो बर्फ से बचे हुए दिन हैं उनमें एक दूसरे के यहाँ भोज की परंपरा होती है कि लोग जब मौसम ठीक होता है तब एक दूसरे के घर पे खाने के लिए बुलाते हैं। तो जब डिनर पे जाते हैं तो वहां पर गुड इवनिंग या गुड नाइट बोलते हैं जाते टाइम। दैट इज देयर कल्चर। अपने यहाँ तो सुबह सुबह मस्त सूरज निकलता है, किधर गुड मॉर्निंग का जरूरत है? अपने को सारे मॉर्निंग गुड है, अपने तो क्या जरूरत है? लेकिन नमस्ते अपनी परंपरा है, नमस्कार अपनी परंपरा है, वो परंपरा छूट जाती है। ये एक निगेटिव इंपैक्ट है गुड मॉर्निंग का, क्योंकि जो बच्चा अपने अध्यापक को गुड मॉर्निंग बोलता है वो उनको नमस्ते बोलना छोड़ देता है। वहां पर फिर अध्यापक और शिष्य के बीच का जो रिश्ता है, जो एक रिलेशन है किसका, प्रणाम आदर और आशीर्वाद का, वो प्रणाम आदर और आशीर्वाद का रिश्ता वहां समाप्त हो जाता है। और उस रिश्ते के समाप्त हो जाने के कारण से आज आप विद्यालयों की बहुत सारी घटनाओं को अखबारों में पढ़ते हैं। ये शब्द है जो महत्व रखता है। अगर शब्द ठीक ना हो, आप में से कितने लोग हैं जिनको हॉलीवुड मूवीज पसंद है? हॉलीवुड की मूवी, विदेशी मूवीज, इंग्लिश मूवीज, किसी को पसंद नहीं? डरने की बात नहीं, विदेशी मूवी बहुत अच्छी होती हैं। आई एम ए फैन ऑफ, बिग फैन ऑफ हॉलीवुड मूवीज। हाँ जी। कितने लोग हैं जो कभी विदेशी मूवी देखी हो आपने? अच्छा चलो, कोई और भाषा जो आपकी भाषा नहीं है,
ऐसी भाषा की मूवी, तमिल तेलुगु की बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं। बाहुबली कितने लोगों ने देखी? चलो छोड़ो यार, बाहुबली कितने आ गए ना सब लोग। देखा? हिंदी वर्जन देखा? क्यों? तेलुगु क्यों नहीं देखा? अच्छा, अगर आप तेलुगु देख रहे हो तो सपोज तेलुगु मूवी आ रहा है टीवी पे, वही बाहुबली मूवी है, आप कितना रिलेट करोगे उसके साथ? कनेक्ट कर पाओगे? लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बाहुबली मूवी देखते टाइम रोए भी होंगे, हंसे भी होंगे और गुस्से में भी आए होंगे। आया था सब कुछ। योर इमोशंस आर कंट्रोल्ड बाय योर लैंग्वेज, राइट? द वर्ड्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर नॉलेज। इसीलिए हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है, जो आपके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। एक नमस्ते आपके पूरे विद्यालय के व्यवहार को बदल करके रख देगा। आप अप्लाई करके देख लो। तो इन सारी निगेटिविटीज को हमने हटाने का प्रयास किया है। इवन हमारे आदरणीय चंचल जी ने तो गुड मॉर्निंग के ऊपर और वेस्टर्न कल्चर के ऐसे ही बहुत सारे जो दुर्गुण हमने अपना लिए हैं, चाहे वो हैप्पी बर्थडे के रूप में हो, चाहे हैप्पी न्यू ईयर के रूप में हो, चाहे गुड मॉर्निंग के रूप में हो, उनके ऊपर चैप्टर्स दिए हैं कि हम किस तरीके से अपनी संस्कृति के साथ जुड़ करके अपने बच्चों का सही दिशा में निर्माण कर सकते हैं। सो ये हमारी टेक्स्ट बुक्स के बारे में मैंने थोड़ी सी बात कही। इसके साथ साथ हमारी जो भारतीय संस्कृति, हमारी गौरवशाली परंपरा, हमारा गौरवशाली इतिहास, हमारे महान वैज्ञानिक, हमारे ऋषि, हमारे वेद शास्त्र, जो ज्ञान का भंडार जिससे पूरे विश्व ने अपने लिए लाइट प्राप्त की, प्रकाश प्राप्त किया ज्ञान का, उस परंपरा को भी हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। उस परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए एक और जहां सरकार ने इस बात का आह्वान किया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ में बच्चों को जोड़ा जाए, तो मेटा स्कूलिंग आपके जानकारी के लिए इज द फर्स्ट पब्लिकेशन जिसने फर्स्ट से लेकर के और 8th स्टैंडर्ड तक के लिए IKS की बुक्स को पब्लिश किया है, जो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और भारतीय शास्त्र परंपरा का निर्वहन करती हैं। आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे आपकी परंपराओं से जुड़ें, शास्त्र से जुड़ें, तो आपके लिए एक बहुत स्वस्थ विकल्प मेटा स्कूलिंग ने उपलब्ध कराया है। तो मैं अपनी बात को बहुत आगे न बढ़ाता हुआ, क्योंकि इंटरेक्टिव सेशन भी होना है, मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। आप सबने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपल्या मार्गदर्शनाचा नक्कीच आम्हाला फायदा होईल।